ऐसा लग रहा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अमित शाह के कंट्रोल में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बजाय अमित शाह फैसला सुना रहे हैं, ये कहना है महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद संजय राउत का। जी हां, और सिर्फ इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर संजय राउत ने और भी कई बड़ी बड़ी बातें कहा है। इनका दावा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने की फिराक में है, इसके लिए ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही है। इसके साथ ही संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया। इससे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में जाकर असली शिवसेना कौन है इसे लेकर कुछ दावा किया था और फिर संजय राउत भड़क गए। तो आइए आज इस वीडियो में दोनों नेताओं की बातों को सुनते हुए कंट्रोल वाले आरोपों को समझने का प्रयास करते हैं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश की साख एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा रहे हैं, एक मजबूत इतिहास बना रहे हैं। इधर अपने वाले हैं, हालांकि इतिहास तो इन्होंने भी बनाया है मगर छवि को मजबूत करने का नहीं, छवि को मटिया मेट करने का। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कैसे धोबी घाट धुलाई किया है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए कान से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र। आप सबको पता है कि अमृत काल में किस तरीके से आए दिन लोकतंत्र की अम्मा की ऐसी तैसी की जा रही है। भाजपा ने न सिर्फ अपने विरोधी दलों को बल्कि अपने दुर्दिन के साथी दलों को भी तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। उन साथियों को भी बर्बाद कर दिया जिन्होंने भाजपा को संभवतः पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया था, यानी जिनके कंधे पे चढ़ के भाजपा यहां तक आई, उन सारे साथियों को भी निपटा दिया। लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अभी लगातार बारी बारी से आम आदमी पार्टी तोड़ने के बाद, टीएमसी तोड़ने के बाद अब फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की कहानी चल रही है। 9 में से 6 सांसद वॉशिंग मशीन में लगभग डुबकी लगा चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि अब केवल एक ही शिवसेना बची है, यानी उनका मतलब था कि अब केवल एकनाथ शिंदे वाली ही शिवसेना है और कोई शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं है, यानी उद्धव ठाकरे नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है, उनके पास कोई शिवसेना नहीं है। यानी जिस वक्त में उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों को तोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी में मिलाने की बातें हो रही हैं, अब ये तोड़फोड़ कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, ये सब आपको पता है। उसी दौर में अमित शाह ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन टाइगर चला रही है और इसका सीधा निशाना है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को निपटाना। अब जब गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में ये सब कुछ करके चले गए, कह के चले गए, इसी बीच MIM सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके सांसदों को धमका रही है, डरा रही है, पार्टी बदलवा रही है। अब इसी मुद्दे पर जब उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत से मीडिया ने सवाल किया तो संजय राउत काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, देश का चुनाव आयोग उन्हीं के कंट्रोल में है, लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अमित शाह के कंट्रोल में आ गए हैं, क्योंकि असली शिवसेना कौन है इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 साल से रुका हुआ है। अब अमित शाह ये फैसला सुना रहे हैं तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, मराठी जनता का अपमान है। शिवसेना मराठी लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहेब ठाकरे का अपमान है और अमित शाह बार बार ये अपमान करते हैं, लगातार करते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि शिंदे की पार्टी अमित शाह की पार्टी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी अमित शाह की टेस्ट ट्यूब बेबी है। ऐसा लग रहा है अमित शाह को फिर से वापस जाके शेयर बाजार में काम करना पड़ेगा। आगे संजय राउत ने गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहें कि मैं देश का गृहमंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं मैं करूंगा। दरअसल अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए तोड़फोड़ चल रही है। लगातार तमाम पार्टियों को तोड़ के लोकसभा में सांसदों की संख्या इसीलिए बढ़ाई जा रही है ताकि अमित शाह को PM की कुर्सी पर बिठाया जा सके। एकनाथ शिंदे को साथ मिलाकर मोदी के लिए ये लोग चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं। मोदी के लिए भविष्य में बड़ा आह्वान हो सकता है, लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूं कि मोदी के बाद बीजेपी का कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर जब गृहमंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि अब महाराष्ट्र में केवल एक ही शिवसेना है, तो संजय राउत पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी अमित शाह का कंट्रोल हो गया है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट नहीं अमित शाह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाएंगे कि असली शिवसेना कौन है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भाजपा इस सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इस तरह से सवाल खड़े किए गए हों या फिर आरोप लगाए गए हों। और ज्यादातर लोगों का यह मानना होता है कि सुप्रीम कोर्ट पर शिवसेना के नेताओं की तरफ से लगाए गए ये आरोप आधारहीन भी नहीं है। शिवसेना नेताओं के पास आधार है आरोप लगाने का। आपको याद होगा पहली बार जब शिवसेना को तोड़ा गया, उनके ढेर सारे विधायकों
लोगों को गुवाहाटी में ले जाके होटल में छिपाया गया, तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बाद में आए, उनका लगभग 2 साल का कार्यकाल निपट गया, लेकिन हुजूर इस मामले को नहीं निपटा पाए। अलग अलग सुनवाइयों में बहुत बड़ी बड़ी बातें, डांट फटकार ताम झाम सब करते रहे, लेकिन जो रिजल्ट निकलता था उनकी सुनवाइयों का, वो बार बार बीजेपी के पक्ष में गया और बार बार कहा जाता रहा कि महाराष्ट्र में आज भाजपा की सरकार पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की देन है। सोचिए कि 4 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब तक फैसला नहीं हो पाया, तो यह किसके पक्ष में जा रहा है? जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी गुजराती जोड़ी के पक्ष में जा रहा है। संजय राउत ने भले ही सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अमित शाह के कंट्रोल में, लेकिन इस सवाल का जवाब यदि आप इतिहास में ढूंढने निकलेंगे, खासकर अमृतकाल के इतिहास में, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। चुनाव संबंधी तमाम याचिकाओं को आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या हश्र होता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला इसी सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में गया था। पिछले साल होली से पहले हुजूर ने कह दिया कि अरे होली बाद सुनवाई करेंगे जी, फिर 2 होली गुजरने के बाद कहते हैं कि हम नहीं सुनवाई करेंगे जी, कोई और सुनेगा। बाकी देखते जाइए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला कब तक फाइनल होता है। अभी चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों का चयन मोदी साहब मिलकर करते हैं, और जिन्हें चुना गया है उन लोगों ने इस देश में क्या क्या चुना है और देश के लोकतंत्र को लगा कैसा चुना है, ये सब आपको पता है। ताजा मामला देखें तो बिहार के बाद बंगाल एसआईआर को याद कर लीजिए। पहले लाखों लोगों का नाम काट दिया गया, फिर लाखों लोग अपील करके बैठे रहे, टुकुर टुकुर ताकते रहे, लेकिन उनका वोटिंग राइट सुप्रीम कोर्ट ने ही छीन लिया। आप कहेंगे कि छीनने का काम तो ज्ञानेश कुमार ने किया, मगर समझने वाली बात यह है कि ज्ञानेश कुमार यदि गलती कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, अलोकतांत्रिक काम कर रहे थे, तो उन्हें रोकने टोकने और कायदे में लाने का काम सुप्रीम कोर्ट का था। जबकि एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कदम नहीं 40 कदम आगे बढ़ के ज्ञानेश कुमार की वोट काटने और लोगों का संवैधानिक अधिकार छीनने में मदद किया। अपने जजों तक को लगा के देश की जनता का वोटिंग राइट छिनवा लिया। बाकी कौन किसके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में नहीं है, ये आप लोग अंदाजा लगाते रहिए, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हम सब लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से किस स्तर पर चुनावी चोरी के आरोप लग रहे हैं। अब तो सीधे सीधे केंचुआ के अधिकारी विपक्ष के नेताओं का कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देते हैं। बताइए अब और क्या चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आंख में पट्टी बांध के बैठा रहता है, चीफ जस्टिस भी बैठे रहते हैं। अब लगे हाथ इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका निभाने। कहाँ तो हम लोगों ने सपना देखा था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विश्वगुरु बनेगा, दुनिया को रास्ता दिखाएगा, लेकिन हो एकदम उल्टा गया। भारत अपने ही रास्ते से भटकता हुआ नजर आ रहा है। माफ करिएगा, भारत नहीं भटक रहा, नेता लोग भटका रहे हैं और पाकिस्तान विश्वगुरु बनता हुआ दिख रहा है। यानी दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में बीच का रास्ता दिखा रहा है, तो बन गया ना विश्वगुरु। सोचिए, इससे बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान और क्या हासिल कर सकता है। हम लोग झूठे हवा बनाते रह गए कि मोदी जी फोन करके रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। यहाँ पाकिस्तान ने बिना फोन किए सच में युद्ध रुकवा दिया और कोई भौकालो नहीं बनाया। जरा पता लगाइए कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियों में जाके वोट का कटोरा फैलाया कि हमने युद्ध रुकवाया, फोन करके हमको वोट दे दो। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि अगर इस भूमिका में आज जहाँ पाकिस्तान के पीएम है अपने वाले होते, तो आज पूरे भारत में कितने अरब का पोस्टर बैनर लग गया होता। गोदी मीडिया वाले स्टूडियो में कूद कूद के फर्श तोड़ देते और अपनी टांग भी चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ देते और हमारा कान भी। ये तस्वीर देखते और दिखाते हुए मुझे सच में भीतर से बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा पाकिस्तान की बढ़ती साख से नहीं, बल्कि हमारी गिरती साख से है। आखिर क्यों अमेरिका और ईरान ने हम पर भरोसा नहीं किया? हमारे कर्म इतने बुरे कैसे हो गए? हमारी कौन सी फाइल किसके पास अटकी है? हमारे हुजूर की कौन सी कमजोर नस ट्रंप ने दबा रखा है? आखिर इतने पुराने दोस्त ईरान ने हम पर भरोसा क्यों नहीं किया मध्यस्थ बनाने के लिए? जबकि इतिहास कहता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव था तो ईरान ने भारत को चुना, ईरान ने भारत की मदद की, पाकिस्तान के खिलाफ मदद किया। मगर आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का हाल ये हो गया है कि अमेरिका जब चाहे तब हमको बेइज्जत कर देता है और ईरान हम पर रत्ती भर का भरोसा नहीं करता। और तो और अपने विश्वगुरु ट्रंप के सामने बैठकर एक्सीलेंसी का रट्टा लगाते हैं। कुर्सी पर ऐसे बैठते हैं मानो कोई बहुत बड़ा अपराध चोरी चकारी करके बैठे हो, कांपते हाथों में पर्ची दबा के झांक झांक के हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी एकदम सीधी सीधी बात। इस मामले पर हमने पिछले दिनों चर्चा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को आप सभी लोगों को एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। देखिए कितने कायदे से पवन खेड़ा ने इस मामले को उठाया है और कैसे विश्वगुरु ने दुनिया में भारत के सम्मान का कचरा बनाया है। हम सब ने, आप सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने एक बहुत शर्मनाक मंजर देखा। सर झुक गया। कम से कम
भारत के लिए जिनका दिल धड़कता है उनका सर जरूर झुका। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? खैर, लग ही नहीं रहा था कि 150 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधि बात कर रहा हो किसी राष्ट्राध्यक्ष से। ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर रहा था। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। ये एक आजाद देश है। हमने देखा इंदिरा जी को, हमने देखा राजीव जी को, हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमने किसी को ऐसे झुकते हुए नहीं देखा, ऐसे सरेंडर करते हुए नहीं देखा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देखा। तो जो इस हफ्ते हमने ये नजारा देखा, मुझे नहीं लगता हम आसानी से भूल पाएंगे। हमारे 3 निहत्थे नागरिकों को, सेलर्स को, सरेआम अमेरिका ने उनका कत्ल किया। Our 3 innocent sailors were murdered by America just a few days ago, not in the past, few days ago. डोनाल्ड ट्रंप ने खेद तक व्यक्त नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट रिग्रेट, फॉरगेट अपोलोजाइजिंग, रिग्रेट नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया। क्यों करेंगे साहब? एजेंट तो दुबक के बैठा हुआ है। एजेंट की पीठ थपथपा दो, तारीफ कर दो, फूल के कुप्पा हो जाएगा और कुछ नहीं बचा। तो अरे साहब, आपकी त्वचा कितनी अच्छी है, ये आपकी गोरी चमड़ी का राज क्या है? उसी में खुश हो गया एजेंट हमारा। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम या जो भी लगाते हैं, हमें नहीं मालूम। अरे क्या मजाक है भाई? 3 नागरिक हमारे मारे गए, आप अपनी तारीफ सुनकर वापस आ गए। सुना कल आ गए हैं वापस। अब मार्को रूबियो ने तो जयशंकर जी को डांट भी लगा दी कि भाई कायदे में रहिए। डांट खाकर जयशंकर जी इठलाते हुए वापस आते हैं, मोदी साहब अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते हैं। अरे आपकी त्वचा की तारीफ सुनने गए थे क्या आप वहां? What kind of vanity is this? Why do you need endorsement? Why do you need approval from Donald Trump? यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सरकार है, वो इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाए। यकीन नहीं होता, बुरा भी लगता है। और कातिलों के साथ खी करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो, पर्ची पीएम तो सीएम तो हैं हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए, जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। अपने नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए भी पर्ची में कुछ लिख देते तो शायद वहां से खेद की कुछ आवाज आती। खेद छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा, और प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, कि ये सब तो होता रहता है, ये बड़ा खतरनाक पेशा है नाविकों का, सेलर्स का। ये सुनकर आ गए। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए, क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी। ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ।
एक धीर गंभीर मनमोहन सिंह जी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका को आंख दिखानी होती थी आंख दिखाते थे। यहीं बगल में पास ही में यूएस एम्बेसी है। देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था, हमारे डिप्लोमेट को उन्होंने अपमानित किया था अमेरिका ने। 24 घंटे नहीं गुजरे, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पुलिस कम कर दी गई, बैरियर्स बैरिकेडिंग हटा दी गई। एक डिप्लोमेसी में एक तरीका होता है मैसेज देने का, दे दिया गया। पूरा विश्व हैरान हो गया कि भारत ने लाल आंख अमेरिका को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिखाई। इस परंपरा के वारिस हैं हम। इंदिरा जी के बारे में तो हर बार हम आपको बताते ही हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब अमेरिका कुछ गलत काम करता था, कहीं युद्ध छेड़ देता था, तो निंदा करने में भी देर नहीं लगाई। अरे आप चलिए, निंदा नहीं कर पा रहे हो, आप जवाब तो दे देते, आप ये तो कह देते थे कि साहब ये हमारे सेलर्स को मार दिया। और एक माफी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद यहां नहीं हो, वो वाले तो अच्छा रहेगा। कुछ उनका बड़ा एक सहयोगी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, फोटोज डालता है डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ। मोदी यूं करके बैठे हैं उस फोटो में, यूं, और नीचे स्पेकुलेशन हो रही है, देखो सेलर्स की बात उठा दी। अब हमें नहीं मालूम कि मोदी जी वहां क्या कह रहे थे कि मैं चाय में 1 चम्मच चीनी लेता हूं, ये भी बोल रहे हो तो कोई मालूम नहीं। हमें यूं कर दिया तो देखो साहब, सेलर्स की बात कर दी, और ये फोटो पूरे देश में वायरल करा दी। यूं मोदी जी यूं बैठे, ट्रंप यूं बैठे, इसी में खुश हमारा गोदी मीडिया। अरे शर्म करो, अगर वो आवाज उठाई होती, अगर यूं करके बोला होता कि 3 सेलर्स हमारे क्यों मार दिए, तो कहीं तो खेद व्यक्त होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहते कि ये सब तो चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, बहुत खतरनाक पेशा है। कुछ तो शर्म करो साहब, देश का मामला है। भारत सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। यहां तो पीआर फर्स्ट चल रहा है, यहां नेशन फर्स्ट नहीं चल रहा है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी और सरकार के लिए भी और नरेंद्र मोदी जी के लिए खास तौर पे पीआर फर्स्ट, नॉट नेशन फर्स्ट। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई, और बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, खुश। फिर आप कुछ भी करवा दो। अब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्यों कहते हैं कि साहब हमें मोदी बहुत पसंद है? जाहिर सी बात है, अगला सर नीचे करके बैठ जाए, जो आप कहो वो कर ले, जैसी डील आप कहो उसमें साइन कर ले, तो पसंद तो आएंगे ही। इसमें क्या बड़ी बात है? 200 साल लगे हमें, 200 ईयर्स अंग्रेजों को बाहर भगाने में। 12 साल में ये गुलामी फिर से आ गई। 12 साल भी नहीं लगे, 12 साल में ये हालत है कि सर्टिफिकेट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वो कह रहे हैं मोदी बहुत अच्छा है, मोदी साहब खुश। देश, मोदी के दोस्त देश के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, हम ये बार बार पूछना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो फिर याद दिला दें आपको, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाने वाली सरकार थी यूपीए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसने पाकिस्तान पर एक बड़ा तमगा लगा दिया था कि ये सस्पिशियस है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाए थे। आज वही पाकिस्तान पूरे विश्व का सरपंच बन के बैठा है साहब। इस्लामाबाद रेजोल्यूशन हो रही है, एमओयू इस्लामाबाद के नाम से हो रहा है। शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें। हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, और मुनीर को वो लंच पे बुलाते हैं 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये हुआ है, आपके सामने हुआ है, और कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट में लाने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान किसकी नजरों के सामने, नाक के नीचे विश्व का सरपंच बन रहा है? नरेंद्र मोदी। ये तुलना आपके सामने। और फिर भी साहब त्वचा अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, स्किन अच्छी है, ग्लोइंग स्किन, चमकती दमकती त्वचा। खुश हो जाइए, आपके प्रधानमंत्री की त्वचा अच्छी है, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है आपको? इंडो पैसिफिक कमांड 2018 में अमेरिका ने इसका नाम कर दिया। बड़ी तारीफ हुई,
आप सब बड़े झूम उठे, हम भी खुश हुए, चलो ये इंडिया का नाम आ गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उसका नाम फिर से बदल दिया गया, पैसिफिक कमांड। मैं आपको एक बड़ा रोचक बात आपको बताना चाहता हूं। जब ये मोदी साहब और ट्रंप साहब बैठे थे, आप लोग ये वाली फोटोएं डाल रहे थे, तब 3 चीजें हुई। एक, ये जो मैंने अभी आपको बताया, पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड से हटाकर फिर से यूएस पैकॉम, यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया, इंडिया का नाम हटा दिया गया। नंबर 1 ये उसी दिन हुआ। नंबर 2, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, उस नक्शे में वो पाकिस्तान का दिखा दिया गया, हमारा नहीं दिखाया। ये भी उसी दिन हुआ। और तीसरी चीज जो उसी दिन हुई, जब वो उंगली यूं कर रहे थे, वो यूं करनी चाहिए थी। 3 चीजें हुई थी उस दिन। स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जुलाई 2026 का एक वीजा बुलेटिन, जिसमें EB2 और EB5 जो इंडियंस के लिए अनअवेलेबल कर दिया आने वाले साल के लिए। हिंदुस्तानियों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया, इस कैटेगरी में वीजा नहीं मिलेगा। ये तीनों चीजें उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री की चमकती दमकती त्वचा की तारीफ हो रही थी।